बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए, दुरूद व सलाम मोहम्मद व आले मोहम्मद की ज़ात पर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ एस्ट्रोपामिस्ट सैयद अली ज़ैदी। नाज़रीन, हाल ही में अभी चंद दिन पहले एक मेरे बड़े दोस्त की सिफारिश पर एक नौजवान मुझे हाथ दिखाने आया, टाइम लिया मुझसे, मेरे दफ्तर तशरीफ़ लाए। और मेरे लिए नाज़रीन वो नौजवान बिल्कुल अजनबी था। तो उसके हाथों पर नाज़रीन बड़ी अजीब व गरीब अलामात थीं और उसका हाथ भी बड़ा अजीब किस्म का था। तो मैंने उसके हाथों को देखकर बताना शुरू किया कि आपके साथ ये मामलात हैं और ये आपकी किस्मत में लिखा है। तो दीगर अब उसकी सेहत और दीगर मामलात के बारे में उसकी किस्मत का जो भी उसके हाथों पर रीडिंग थी वो मैंने बताना शुरू की। तो लेकिन उसके नाज़रीन, उसके हाथों पर जो अलामात थी वो मैं आपके साथ भी शेयर करता हूँ और उसका हाथ भी थोड़ी देर बाद आपके साथ ये स्क्रीन पर शेयर होगा। तो नाज़रीन, उसके हाथों पर जो अलामात थी, उसके अंगूठे की दूसरी पूर इंतहाई बड़ी हुई थी उससे। लेकिन जो उसका लेफ़्ट हाथ था, लेफ़्ट हैंड था, उसमें अंगूठे की पूर दूसरी नॉर्मल थी। तो मैंने उससे पूछा ये क्या वजह है आपका भाई, एक जो अंगूठे की जो दूसरी पूर है वो बहुत इतनी बड़ी है। उन्होंने कहा कि हम ना मुनव्वत का काम करते हैं। लेकिन ये कोई ख़ास कोई वजह नहीं थी। मैं बहुत से ऐसे लोगों को जानता हूँ जो मुनव्वत का काम करते हैं। और मुनव्वत ये वो काम होता है जो लकड़ी पर ये कशीदाकारी जो लोग करते हैं, जो हाथों से बैल बूटे जो लोग बनाते हैं, इसको मुनव्वत कहा जाता है। तो एक वो नाज़रीन बड़ी सी हथौड़ी टाइप एक इनके हाथ में चीज़ होती है, उससे औज़ारों की मदद से वो हाथ से खोदते हैं और उसको नाज़रीन वो ऐसे ऐसे करके चलाते हैं अंगूठे से पकड़ के हाथों से। तो वो कहते हैं ये इसकी वजह से मेरा अंगूठा का जो दूसरा पुर है वो इंतहाई बढ़ चुका है। लेकिन उसके साथ उसकी जो दिमाग की लकीर है वो कोई सिमत अख्तियार नहीं कर पाती थी। वो जाकर गिरती थी कमर के उभार पर और एक कोस बनाती थी और किसी सिमत अख्तियार नहीं कर पाती थी। और दूसरा ये कि उसके हाथों पर जो मरीख़ का उभार है वो बहुत ज़्यादा उभरा हुआ था। मतलब ये कि उसको कोई ज़हनी मसला था। तो मैंने उनको बताया, मैंने कहा कि क्या आपकी 2 शादियाँ इख्तिताम हो चुकी हैं, यानी कि 2 शादियाँ ख़त्म हो चुकी हैं जिनका इख्तिताम तलाक़ पर हुआ है? तो उन्होंने बिल्कुल तस्लीम किया। उन्होंने कहा कि हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही है, मेरी 2 शादियाँ इख्तिताम तलाक़ पर हुआ है। तो उन्होंने साथ ही तीसरी शादी का सवाल किया और वो नौजवान नाज़रीन तीसरी शादी की ही जुस्तजू में था और उसके हाथ दिखाने वो इसी गर्ज़ से आया था कि वो अपनी तीसरी शादी के बारे में दरियाफ़्त कर सके कि वो कैसी रहेगी और कब तक उसकी तीसरी शादी मुतवक्के है। तो नाज़रीन, जैसे कोई, क्योंकि ये हमारा पामिस्ट्री का इल्म है, ये बड़ा गहरा और वसी इल्म है। देखते ही हमें बार पता तो लग जाता है, लेकिन उसके बावजूद हम मज़ीद चीज़ें जानने की कोशिश करते हैं। जैसे डॉक्टर आपसे आपकी बीमारी के बारे में पूछते हैं। फ़र्ज़ करें कि आपके सर में दर्द हो, तो डॉक्टर पूछेंगे क्या आपको ब्लड प्रेशर का तो नहीं मसला है, क्या आपका ब्लड प्रेशर हाई तो नहीं रहता है, और क्या आपको आपकी आंखें कमज़ोर हैं, क्या आपको कोई चश्मा वगैरह लगा है। अगर आपका बुखार हो तो वो आपसे ये पूछेंगे कि क्या आपका गला ख़राब हुआ था, क्या आपने कोई आइसक्रीम खाई थी, कि कोई ठंडा पानी पी लिया था, या कोई खट्टी चीज़ खा ली थी। तो यानी कि वो उस चीज़ को देखकर अगर फ़र्ज़ करें कि सर में दर्द ब्लड प्रेशर की वजह से है, तो वो उस मुतलका दवाई देंगे जिसमें ब्लड प्रेशर में भी अफाका हो। ठीक है, तो इसी तरीके से नाज़रीन हम भी वही बात बताते हैं जो उसके मुतलका हो, क्योंकि जो मेरा हिसाब कहता था इसको दिमागी मसला है और ये माहिर नफ्सियात को इससे माहिर नफ्सियात से रजू इसको करना चाहिए, क्योंकि इसका ज़हनी मसला मुझे नज़र आ रहा था, क्योंकि दिमाग की लकीर झुक कर कमर के उभार पर गिर गई थी। तो उसके नाज़रीन, उसकी हाथों की बिल्कुल एक अजीब सी सूरत हाल थी। तो जिस तरह नाज़रीन डॉक्टर पूछते हैं, तो इसी तरीके से नाज़रीन मैंने उनसे सवालात किए ताकि मैं ज़हनी उसके मामले को मैं बिल्कुल जान सकूं। तो इसी तरीके से नाज़रीन मैंने उससे पूछा कि क्या आपने जो 2 शादियाँ की हैं, क्या उसमें से कोई आपको औलाद भी हुई है? उन्होंने कहा हाँ जी, मुझे पहली से भी औलाद हुई है, दूसरी से भी औलाद हुई है। मैंने कहा पहली से कितने बच्चे? तो उसने कहा पहले से मेरे 2 बच्चे हुए। मैंने कहा दूसरी से? उन्होंने कहा दूसरी के 3 बच्चे। मतलब ये कि फ़िज़िकल मसला नहीं था, जिस्मानी तौर पर बिल्कुल तंदुरुस्त था। तो फिर मैंने उनसे पूछा कि आप माहाना कितना कमा लेते हैं? तो उन्होंने कहा कि माहाना मैं 60 से 80 हज़ार कमा लेता हूँ। मैंने कहा 60 से 80 हज़ार कैसे? उन्होंने कहा जब नॉर्मल दिन होते हैं, जब हमारा सीज़न नहीं होता, तो मैं 2000 पर डे के हिसाब से कमा लेता हूँ।
तो वो 60,000 बन जाता है। और जब हमारा सीज़न होता है तो तकरीबन मैं 80,000 रुपये माहाना कमा लेता हूँ। और घर मेरा ज़ाती है, और मेरे घर में किसी भी किस्म की किसी दूसरे बंदे की मुदाखलत नहीं है। मतलब ये कि मैं घर में तनहा रहता हूँ, वालदैन अलग रहते हैं, और मैं वालदैन को अपने को ख़र्चा भी नहीं देता। मेरे दूसरे भाई करते हैं ख़र्चा वालदैन का, और मुझसे वालदैन कुछ भी नहीं लेते। और मैंने कहा कोई आपकी बहनों का आपके घर में आना जाना, या आपके घर में आपकी बहनों की मुदाखलत, उन्होंने कहा नहीं, बहनें सब शादीशुदा हैं, वो अपने रहते हैं। मतलब वही कि क्योंकि ना खाने पीने का मसला उसके साथ था, ठीक है। 80,000 में ये छोटा इलाका है, तो इसमें कोई इतने ज़्यादा लोगों के खर्चात नहीं होते, तालीम भी इधर सस्ती है, और दीगर चीज़ें भी यहाँ पर तकरीबन नॉर्मली रेट होते हैं। तो यानी कि 80,000 एक नॉर्मल घर को चलाने के लिए काफ़ी है, क्योंकि वो लोग कोई एसी वगैरह भी घरों में इस्तेमाल नहीं करते कि बिजली का बिल, यानी कि उनकी सारी चीज़ें पूछी जी बिजली का बिल कितना आता है, सारी तमाम चीज़ें, गैस का बिल कितना आता है, ये उन्होंने कहा जी हम 4-5 लोगों के खाने का कितना कोई गैस का बिल आ जाता है, बिजली का बिल कितना आ जाता है जी 2 पंखे चल रहे हों तो यानी कि वो सारी चीज़ें मैंने उनसे पूछी। मतलब ये कि उनके घर को खाने पकाने का कोई मसला नहीं था, कोई माली मसाइल नहीं थे, जिस्मानी तौर पर वो लड़का बिल्कुल फिट था। मसला ये था कि उसकी जो दिमाग की लकीर है वो जाकर गिरती थी कमर के उभार पर, लेकिन जो उसकी जो दिमाग की लकीर ये बताती थी कि ये किसी भी किस्म के ताल्लुकात को निभाने की इसके अंदर सलाहियत नहीं, इसके अंदर वो अहलियत नहीं है कि ताल्लुकात को निभाया जाए और संभाला जाए। ये उसके अंदर मेन फॉल्ट था जो उसके दिमाग की लकीर मुझे बताती थी। वैसे जिस्मानी तौर पर और माली तौर पर वो बिल्कुल फिट था, इस तरह का कोई उसके मसला नहीं था, और घरेलू मामलात में भी किसी की मुदाखलत नहीं थी। क्योंकि अक्सर जो तलाक़ें हो जाती हैं वो यही होता है कि कोई ननद मुदाखलत कर रही थी या किसी सास ससुर की मुदाखलत थी, तो ऐसा भी उसकी ज़िंदगी में नहीं था। इसका मतलब ये है कि इसके अंदर दिमागी तौर पर सलाहियत नहीं है कि वो किसी भी किस्म के ताल्लुकात को निभा सके, रिश्तेदारियों को संभाल सके। इसका मसला नाज़रीन ये नफ्सियाती मसला है। मतलब ये कि इसको किसी अच्छे माहिर नफ्सियात की ज़रूरत है। मैंने तो उसको वैसा ही मशवरा दिया, लेकिन वो इंसान इस चीज़ को समझने पर ही बज़िद था कि मुझे नफ्सियाती मसला क्या हो सकता है, मैं अच्छा कमाता हूँ, अच्छा मैंने घर बनाया हुआ है, मेरे रहन सहन का अंदाज़ ठीक है, भाई मैं कोई दिमागी तौर पर पागल थोड़े हूँ जो मैं नफ्सियाती डॉक्टर के पास चला जाऊँ, भी माहिर नफ्सियात के पास मैं क्यों जाऊँ। तो मतलब ये है कि अब किसी को समझाना भी यूँ कह लें कि एक बड़ा मुश्किल हो जाता है कि आपका केस माहिर नफ्सियात का है और अभी आप तीसरी शादी करने की जुस्तजू में हैं, और जबकि 2 शादियाँ आपकी इस तरीके से नाकाम हुई हैं कि दोनों ने अदालत से जाकर तलाक ली है। और जब उनसे मैंने फिर दोबारा उनसे पूछा कि क्या वजूहात आपके जहन में क्या थी, कि क्या वजह हुई आपकी तलाक की, उन्होंने कहा जी हमारे जो मेरे ससुराल थे, जो मेरे ससुर थे, तो वो लालची थे, तो उन्होंने तलाक लेने के यानी कि कोई मेहर लिखवाया हुआ था, वो 3 से 4 लाख रुपए का मेहर था, तो वो उन्होंने 3-4 लाख मुझसे वसूल करने के लिए मुझ पर केस कर दिया। जिन लोगों ने अपनी बेटी को लाखों रुपए का सामान दिया, उनके नज़दीक 3-4 लाख की क्या वैल्यू है, जबकि अदालत में केस उन्होंने खुद अपने पैसों से दायर किया। आप ये देखें नाज़रीन कि आज के दौर में बेटी की शादी करना कितना मुश्किल है, और कितना हज़ारों या लाखों का सामान जो दहेज जो वालदैन देते हैं, तो उसके बावजूद क्या वो 3-4 लाख के हसूल के लिए 3-4 लाख के लिए वो केस कर देंगे, जबकि लाखों रुपए का सामान तो वो खुद दे चुके हैं। तो नाज़रीन उसकी बातें जो ज़हनी तौर पर बिल्कुल एक फारिग आदमी की थी। मतलब ये कि उसको किसी माहिर नफ्सियात की सख्त ज़रूरत थी। तो मैंने उसके वालिद को कहा कि अगर आप इसकी तीसरी शादी करेंगे तो वो भी नाकाम होगी, तो बराए मेहरबानी इस तरह का रिस्क आप हरगिज़ ना लें।